93 ब्लास्ट में बहुत सारे लोग एक्यूज थे और बहुत सारे लोगों को सज़ा हुई। हालांकि आज भी जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या टाइगर मेमन हो, ये सारे लोग कानून की जद से बाहर हैं, गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। तो कई लोगों को इसमें सज़ा हुई। एक याकूब मेमन को इसमें फांसी भी हुई। बहुत सारे लोग उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। 2017 में टाडा कोर्ट ने 6 लोगों को, जो बाद में मुकदमा चला था जिसमें एक अबू सालेम भी था, उसको जब लेकर आए थे तब इस 93 ब्लास्ट की साजिश और उसमें शामिल होने के सिलसिले में सज़ा सुनाई थी, जिसमें अबू सलेम को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। क्योंकि पुर्तगाल कोर्ट के साथ हमारा एक मुआहदा है, हमारा एक उनके साथ कमिटमेंट है कि हम उसे सज़ाए मौत नहीं दे सकते, तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन उसके बाद उसके साथ और जो लोग थे उनमें से एक को सज़ाए मौत दी गई और जिस शख्स को सज़ाए मौत दी गई, फांसी की सज़ा दी गई है, उसका नाम है फिरोज अब्दुल राशिद खान। फिरोज अब्दुल राशिद खान मुंबई का रहने वाला हिंदुस्तानी है। इसको 2017 में मुंबई ब्लास्ट के सिलसिले में फांसी की सज़ा दी गई है। अभी फांसी हुई नहीं है क्योंकि अभी ऊपरी अदालत में मामला जाएगा, चैलेंज हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो आज जो कहानी है वो इसी फिरोज अब्दुल राशिद खान की कहानी है, जो इस वक्त जेल में बंद है और जिसको फांसी की सज़ा दी गई है। लेकिन फिरोज अब्दुल राशिद खान कैसे गिरफ्तार हुआ, ये अपने आप में एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बड़ा ही एक कहे जिसको आप तारीफ करने लायक केस है। 93 में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद बहुत सारे जो इसके आरोपी थे वो भाग गए थे मुंबई से, कुछ देश से बाहर। तो उनमें से एक नाम अब्दुल फिरोज राशिद खान का भी था। इसके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो ये था कि जो दाऊद इब्राहिम के कहने पे जो हथियारों का ज़ख़ीरा मुंबई पहुंचा था समंदर के रास्ते, उसको मुंबई के डॉक से निकालकर और मुंबई में पहुंचाने का काम, जो मेन काम किया था, वो इसी फिरोज ने किया था। और फिरोज के बारे में ये कि दाऊद इब्राहिम का बेहद ख़ास आदमी है, बेहद करीबी आदमी है। ये कराची में दाऊद के घर भी गया, वहाँ रहा भी है। मुस्तफ़ा डोसा जो इस और मामले में आरोपी है जिसको भी फांसी की सज़ा हुई, उसका भी ये करीबी। तो मुंबई में आरडीएक्स और हथियारों का ज़ख़ीरा जो पहुंचा, उसके लिए चाहे वो कस्टम के अफसर हों या पुलिस ऑफिशियल हों, उनको रिश्वत देना, उनको अपने साथ मिलाना और फिर हथियार को सही जगह तक पहुंचाना, ये मेन काम सौंपा गया था फिरोज अब्दुल राशिद खान को 93 ब्लास्ट के लिए। और इस काम को इसने अंजाम दिया। ये सारे जो आरडीएक्स जो ब्लास्ट हुए, धमाके हुए, वो मुंबई की बंदरगाह से लेकर मुंबई में दाऊद के ठिकाने तक, टाइगर मेमन के ठिकाने तक पहुंचाने का काम जो कुछ लोगों ने किया था, उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो फिरोज अब्दुल राशिद खान का है। और इसी वजह से इसको फांसी की सज़ा हुई। और इसकी एक और वजह, इसको फांसी की सज़ा दिलवाने में जो सबसे अहम रोल प्ले किया वो किसी और ने नहीं बल्कि अबू सलेम ने किया। अबू सलेम ने बाकायदा गवाही दी और बयान दिया जो पुलिस में, उसने बताया कि एक जो AK-47 या AK-56 जो संजय दत्त के घर तक वो ले गया था, जो भरूच गुजरात से मुंबई लाया गया था, जिसकी वजह से संजय दत्त को भी सज़ा हुई, तो वैसी हथियारों के खेप अबू सलेम तक इसी फिरोज अब्दुल राशिद खान ने पहुंचाए थे। तो वो बयान काफ़ी गंभीर था और फांसी की सज़ा देने में बाकायदा जज ने अपने कमेंट्स में लिखा है कि
जिस तरीके के अबू सलेम ने स्टेटमेंट दिए उससे भी ये साबित होता है कि फिरोज जो है इसमें बड़ा कॉन्स्पिरेटर है और इसी ने हथियारों की खेप, हथियारों का जखीरा मुंबई तक पहुंचाया। तो इतना बड़ा और दाऊद का खास बहुत ही करीबी, लेकिन 93 ब्लास्ट के बाद ये गायब हो जाता है। पुलिस ढूंढती है, जगह जगह पे पता चलता है, लेकिन सुराग नहीं मिलता है। फिर पता चलता है ये दुबई चला गया, फिर पता चलता है ये पाकिस्तान चला गया, फिर पता चलता है कि ये किसी और कंट्री में चला गया, और वक्त बीतता जाता है। 93 से 2010 आ जाता है, 17 साल तक फिरोज का कोई अता पता नहीं मिलता और पुलिस को मालूम ही नहीं कि फिरोज कहाँ है, क्या है। अच्छा, उस वक्त तक मुंबई पुलिस के पास और मुंबई की क्राइम ब्रांच के पास फिरोज की एक ही तस्वीर थी, वो भी आधे शक्ल की, बाकी आधा फेस नहीं था। फिर ये मामला चूंकि सीबीआई को दिया गया, सीबीआई के जरिए इंटरपोल तक गया। इसके बारे में जब पता चला कि ये पाकिस्तान और दुबई में है तो इंटरपोल की भी मदद ली गई। तो इंटरपोल भी फिरोज को तलाश रही थी, सीबीआई भी तलाश रही थी, क्योंकि मुंबई ब्लास्ट के मामले की जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिलता। 17 साल बीत जाता है, 17 साल तक कोई अता पता नहीं। 17 साल बाद फरवरी का महीना था 2010, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर हैं दिनेश कदम। दिनेश कदम के पास एक फोन आता है, तारीख 5 फरवरी 2010। क्राइम ब्रांच या पुलिस में अक्सर अमूमन अपने लोगों उनके मुखबिर होते हैं और ये मुखबिर बड़े बड़े केस सॉल्व करा देते हैं। और ये भी है कि पुलिस इन मुखबिरों को बदले में पैसे भी देती है या दूसरे तरीके से मदद करती है। तो इंस्पेक्टर दिनेश कदम के मुखबिरों का जाल बड़ा सॉलिड था और ये क्राइम ब्रांच में पोस्टेड थे। तो 5 फरवरी की दोपहर के करीब इनके पास एक फोन आता है और फोन करने वाला मुखबिर जो खबर देता है उसको सुनते ही इंस्पेक्टर दिनेश कदम मतलब अपनी सीट से उछल पड़ते और उनको यकीन भी नहीं होता। मुखबिर ये कहता है कि जिस शख्स को आप लोग 17 साल से ढूंढ रहे हैं, जिस फिरोज अब्दुल राशिद खान को, वो कहीं नहीं मुंबई में ही है। तो पहले तो ये कि नहीं यार ऐसी खबर आई तो पाकिस्तान में, दुबई में, दाऊद के घर रहा है, सारी चीजें तो पक्का। तो मुखबिर 110% कहता है कि मैं श्योर हूं, गलत खबर हो तो अब जो सजा देना। उसके बाद वो बताता है कि एग्जैक्ट कहाँ है वो थोड़ी देर के बाद फोन करके बताएगा। अब ये इंस्पेक्टर दिनेश कदम ये खबर सुनते ही बेहद खुश, वो फौरन भाग के ज्वाइंट सीपी के पास पहुंचते हैं, अपने बॉस जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच, और उसको जाकर बताते हैं उनको कि ऐसे ऐसे फिरोज मुंबई में है। अब ज्वाइंट सीपी भी जानते हैं कि फिरोज दाऊद का कितना खास है, कितना बड़ा है, और उसकी मुंबई में मौजूदगी थोड़ी और चौंकाती भी है, क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस के पास रिपोर्ट की थी कि वो मुंबई में नहीं, वो अब दाऊद वाउद के साथ वो भी पाकिस्तान में ही पनाह लिए हुआ है। तो अगर सच है ये खबर और वो वाकई मुंबई में है तो इसका मतलब है फिर एक तो ये खतरा भी कि कुछ मतलब डी कंपनी का कुछ और बड़ा प्लान है, कुछ साजिश है, पता नहीं मुंबई में फिर कुछ होने वाला है। तो दिनेश कदम को कई बार वो पूछते हैं कि तुम सही हो, तुम्हारा मुखबिर सही है? तो दिनेश कदम बताते हैं इंस्पेक्टर कि बिल्कुल भरोसे का है, बरसों से मेरे साथ है और उसकी खबर कभी गलत नहीं होती, और थोड़ी देर में वो फोन करेगा। और थोड़ी देर के बाद फिर से इंस्पेक्टर कदम के मोबाइल पे फोन आता है और फोन पे वही मुखबिर, और इस बार मुखबिर कहता है कि उसने रिकन्फर्म किया है और वो शख्स कोई और नहीं, 17 साल से भगोड़ा जो फरार है वो वही फिरोज अब्दुल रशीद खान है। और एक वहां पे जगह है कॉपर खैरन मुंबई में, कॉपर खैरने,
तो मुखबिर ने यह बताया इंस्पेक्टर दिनेश कदम को कि आज शाम 5 बजे फिरोज कॉपर खैरने जो जगह है वहां पे मिलेगा। कुछ घंटे का वक्त था, ये दोपहर की बात है। तो अब जब ये कंफर्म हो गया तो इंस्पेक्टर दिनेश कदम और खुश। फिर वो ज्वाइंट सीपी से परमिशन लेते हैं। ज्वाइंट सीपी कहते हैं जाओ, लेकिन ये है कि चूंकि डी कंपनी का और खतरनाक आदमी है तो पूरी एहतियात से जाओ, हो सकता है कि वो भी काउंटर अटैक करे, तो गोली भी चल सकती है। तो सारी चीजें समझाई जाती हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर दिनेश कदम की अगुवाई में एक टीम तैयार होती है। टीम को सबसे पहले काम ये होता है कि पुलिस की गाड़ी से वो सारे, पुलिस की गाड़ी में नहीं जाना है क्योंकि वो पता चल जाएगा। प्राइवेट कार में जाना है, वर्दी में नहीं जाना है, सारे सादी वर्दी में होंगे। अपने अपने सब पिस्टल लोड करते हैं, पिस्टल चेक करते हैं, हथियार चेक करते हैं। और इसके बाद तय वक्त से घंटे भर पहले ही इस इलाके में जहां पे इस के होने की बात कही थी मुखबिर ने, कॉपर खैर ने, वहां पे ये पुलिस की टीम अपना जाल बिछा लेती है और उसके बाद अब इंतजार करती है कि किसी तरह फिरोज आए। अच्छा, साथ में ये लोग कि ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा था कि 100% श्योर हो लेना कि वो फिरोज है, कोई और ना हो, किसी और को मत उठाना। गोली चलाने की नौबत आए तो गोली ऐसे मत चलाना जब तक श्योर ना हो, क्योंकि अगर कोई बेकसूर होगा, कोई बेगुनाह होगा, मारा जाएगा तो उंगलियां उठेंगी पुलिस पे और फिर जाहिर सी बात है उसकी सजा भी होगी। तो हर तरह से एहतियात बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन पुलिस की मजबूरी ये थी कि फिरोज की सिर्फ एक तस्वीर, और वो भी आधा फेस, उसमें आधा फेस है ही नहीं। तो अब ये मुश्किल थी, लेकिन तस्वीर की कॉपी लेकर पुलिस टीम को हर एक को कॉपी दी गई। उसके बाद वो कॉपी चेक किया गया। ठीक शाम 5 बजे नवी मुंबई के इसी कॉपर खैरने इलाके में जिस जगह पे मुखबिर ने बताया था, उस जगह पे उसी हुलिये का जो उसके हिसाब से फिरोज था, मुखबिर के हिसाब से, एक घर से फिरोज नीचे उतरता है और मुखबिर कहता है कि यही फिरोज है। पुलिस तस्वीर देखती है और दूर से फिरोज की झलक देखती है, लेकिन बड़ा अजीब सा वो कि पता नहीं ये फिरोज है कि नहीं है। तो अभी होता है कि क्या करें, तो कहा जाता है कि नहीं, अभी वेट करो, उसको और हर तरह से कंफर्म करो। फिरोज उतरता है, एक गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो निकल पड़ता है। अब इधर पुलिस वाले उसकी गाड़ी का पीछा करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। और इस दौरान में लोग लगातार फिरोज की झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीर से मिलता हुआ शख्स यही है। अच्छा, इससे पहले कभी फिरोज, चूंकि पुलिस कभी पकड़ा नहीं गया, कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो उसके रिकॉर्ड भी नहीं थे, बस एक आधी अधूरी तस्वीर थी। कुछ देर के बाद एक जगह पे एक पान वाले की दुकान पे गाड़ी रुकती है और फिरोज उतरता है। जैसे ही वो उतरता है वहां पे मौका मिल जाता है पुलिस की टीम को, और पुलिस टीम फिर कहती है कि मुखबिर 100% श्योर है, चलो बाद में देखा जाएगा। वो उस शख्स को दबोच लेते हैं पान की दुकान पे और कहते हैं फिरोज, आवाज देते हैं। इसके बाद उसको पकड़ते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले आते हैं। क्राइम ब्रांच के दफ्तर लाने के बाद आला अफसरों को खबर दी जाती है फिरोज पकड़ा गया है, और पुलिस बेहद खुश। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये खुशी अचानक परेशानी में बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब उसको लाते हैं और वो बार बार, अब वो फिरोज ये कह रहे हैं, वो कहता है भैया मेरा नाम हमजा है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं, मोबाइल के पार्ट्स का बिजनेस करता हूं, और मैं इतने सालों से यहां हूं, और मेरी बीवी और 2 बेटे हैं।
अच्छा, पुलिस रिकॉर्ड में ये सारी चीजें नहीं थी। पुलिस रिकॉर्ड में यह था कि उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो अब पुलिस कंफर्म कराती है कि हाँ भाई इसके बीवी बच्चे, तो पता चलता कि हाँ इसकी बीवी और बेटे, और इसने शादी भी कर दी, बच्चे छोटे थे। अब पुलिस इसको लगातार हर तरीका इस्तेमाल करती है, पर वो टस से मस नहीं बोलता मेरा नाम हमजा है, ये अच्छा वो सारे शिनाख्ती कार्ड ये वो जितने सब हमजा के नाम पे। अब पुलिस के पसीने छूट रहे हैं कि उसने गलत शख्स को उठा लिया, मुखबिर ने फंसा दिया, अब पता नहीं क्या होगा। और वो ये भी धमकी दे रहा है कि आप इस तरह से किसी बेगुनाह इंसान को नहीं उठा सकते, और मैं इस मामले को ऊपर तक ले जाऊंगा, मीडिया में जाऊंगा, फलाना ढमकाना, सारी बातें कर रहा है। अब उन्होंने सारी थर्ड डिग्री अपना ली, तो मुंह खोलने को तैयार नहीं। एक ये था कि चलो थोड़ी सी मार पड़ेगी, उगल देगा, लेकिन वो एक दिन 2 दिन बीत गया, वो टूटा ही नहीं। इस दौरान में फिर ज्वाइंट कमिश्नर कई बार आए, उन्होंने इंट्रोगेशन किया फिर कि मुझे पूरी कुंडली खोली कि तेरा ये नाम है, तू यहाँ रहता है, तू कराची 2 बार गया, तू डोसा के साथ था, तुम दाऊद के घर पे 2 जगह पे रहे, इस पते पे रहे, दुबई में यहाँ रहे, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब। लेकिन वो हिला नहीं बंदा, बोला कि भैया मेरा नाम हमजा है, आप गलत आदमी को उठा ले आए। वो टस से मस नहीं हुआ। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था तो पुलिस, मुंबई पुलिस को और खासतौर पर क्राइम ब्रांच की टीम को लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर इंस्पेक्टर कदम अपने मुखबिर पे भी भड़क रहे हैं कि तेरी वजह से यहाँ पे नौकरी भी खतरे में आ जाएगी, एक गलत बंदे को उठा लिया है। तो ये सारी चीजें चल रही है, टूट नहीं रहा है, बड़ा परेशान। अब लग रहा था कि शख्स को छोड़ दिया जाएगा, और शायद ये था कि ये मिस आइडेंटिटी का केस है, गलत आदमी को पकड़ लिया। बस इसी उधेड़बुन में पुलिस थी कि तभी पता नहीं क्या हुआ कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो क्राइम ब्रांच, जो खुद कई बार आए और उन्होंने पूछा कि तू ये है वो, टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने फोन किया वहां से निकलने के बाद इंस्पेक्टर कदम को, और कहा कि देख अगर ये बंदा फिरोज है तो एक ऐसी चीज है जिससे पता चल जाएगा। तो इंस्पेक्टर कदम ने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये चेन स्मोकर है, जो रिकॉर्ड है इसके जो दोस्त है, जो अच्छा चूंकि मुंबई 93 ब्लास्ट में बहुत सारे लोग पकड़ाए भी थे, तो जो पकड़ाए थे उनमें से बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते थे, उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो फिरोज को भी जानते थे। तो उनसे इसकी आदतों के बारे में पता चला। तो ये पता चला कि ये चेन स्मोकर है और सिगरेट के बिना रह नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ ये था कि इसको गिरफ्तार करके ले आए हैं, ये सिगरेट के बिना ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके सामने अगर कोई सिगरेट पिए तो नहीं रहेगा, हो सकता है वो कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि आइडेंटिटी छुपा रहा। तो ये सारे जब इतनी मार खा चुका, तो इंस्पेक्टर कदम भेजते हैं अपने बंदे को, सिगरेट खरीद के लाया जाता है, सिगरेट उसका कहा जाता है अच्छा फिरोज तू तो बड़ा शौकीन है, ये ले सिगरेट पी। उसको जलाने के लिए या उसको तड़पाने के लिए पुलिस वाले भी सिगरेट जला लेते हैं, लेकिन वो सिगरेट ऐसे लेता और वापस कर देता है, कहता मैं सिगरेट नहीं पीता। अब उन्होंने कई सिगरेट फूंक डाले उसके सामने, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं हो रहा, वो मांग ही नहीं रहा, वो पी ही नहीं रहा। घंटे गुजर गए। तब इंस्पेक्टर कदम ने फिर वापस फोन किया अपने बॉस को, कहा इस पे तो कोई असर ही नहीं है। और फिर लगा कि नहीं यार हम गलत आदमी को ले आए। तो अब इसी उधेड़ बुन में थे, और ये था कि हटाओ अब इस पे क्यों वक्त बर्बाद करें, इसको छोड़ ही देते हैं, माफी वाफी मांग के छोड़ दिया जाएगा, और थोड़ा धमका वमका कर भी, तो पुलिस स्टाइल में होता है अक्सर। तो ये सारी चीजें थी, पुलिस लगभग हार चुकी थी। तभी फोन करने के और इस पूरे एपिसोड के 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर वापस ज्वाइंट सीपी उसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में अचानक आ धमकते हैं, जहां पे फिरोज से पूछताछ चल रही थी
पुलिस वाले पूछताछ करके उससे उसकी असलियत उगलवाने की कोशिश कर रहे थे और वो टूट नहीं रहा था। सारे हथकंडे अपना लिए, टूटा नहीं बंदा। उसके बाद वो अचानक आते हैं और फिरोज के सामने बैठते हैं। अब जो बातचीत थी वो ये थी कि कदम से पूछा कि सिगरेट पिलाई, बोला हाँ सिगरेट पिलाई, लेकिन इसने एक भी सिगरेट नहीं पी, एक कश भी नहीं लिया। तो ज्वाइंट सीपी हंसते हैं, जेब में हाथ डालते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कदम तुमको पता नहीं है, फिरोज का ब्रांड अपना एक खास ब्रांड का सिगरेट पीता है, ये आलतू फालतू सिगरेट नहीं पीता है, और वो किसी और ब्रांड का सिगरेट दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर कदम अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हैं। उस पैकेट को देखने के बाद पहली बार फिरोज थोड़ा सा टूटता है। उसके बाद वो सिगरेट जलाते हैं, इसके बाद बढ़ाते हैं, वो झपट लेता है उस सिगरेट को, और फिर सिगरेट जैसे ही पीने के लिए वो तैयार होता है, उससे सिगरेट छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि अब तू सच बता। और इसके बाद वो तोते की तरह सच बता देता है, जो इतने घंटों से लगातार पुलिस को बेवकूफ बना रहा था। वो अपने उस फेवरेट ब्रांड की सिगरेट को देखकर, जो उसने कई दिन से नहीं पी थी, सामने जब पाया तो ऐसी तलब लगी उसको कि उसकी सारी जिद टूट गई। और उसके बाद उसने धड़-धड़ बताना शुरू किया कि उसका नाम ही फिरोज है, और वो ब्लास्ट के बाद यहाँ से भाग गया था, दुबई गया, फिर वहाँ से पाकिस्तान गया, कराची में गया, दाऊद के घर 2 बार गया, डोसा था उसके साथ रहा। उसके बाद वो मुंबई एक नए नाम से आया, नया फर्जी उसने पहचान पत्र बनाया, पासपोर्ट फर्जी बनाए, और मुंबई में बाकायदा अपना इलाका चेंज किया और एक अपना हुलिया चेंज किया, और मुंबई में ही फिर एक लड़की से शादी की। उसके बाद 2 बेटे हुए, और मुंबई में ही अपना मोबाइल का उसने पार्ट्स का ये सारा बिजनेस शुरू किया। लेकिन वो उन लोगों से कभी नहीं मिलता था जिन लोगों का मुंबई 93 ब्लास्ट में किसी न किसी तौर पे, चाहे छोटे से छोटे लेवल पे कनेक्शन हो। तो ऐसे लोग और से हमेशा दूर रहा, और इसने नया नाम रखा था हमजा, और उस हमजा के नाम पे ही ये मुंबई में 17 साल तक रहा, मुंबई पुलिस की नाक के नीचे, और किसी को पता नहीं चला। लेकिन उस मुखबिर की वजह से ये पकड़ा गया। फिर बाद में ये पता चला कि उस मुखबिर को भी इस पे कैसे शक हुआ। मुखबिर को थोड़ी सी उसकी फेस की झलक याद थी। दूसरा, मुखबिर ने उसको ये सिगरेट पीते हुए देखा था, और उसे ये पता था कि उस जमाने से इसका ब्रांड क्या है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक गड़बड़ हुई थी, जब ये पूरी पूछताछ हो रही थी और पुलिस वाले जब अब लग रहा था ना उम्मीद हो गए हैं, ये वाला जो लिंक था, ये मुखबिर से उस वक्त तक शायद ये तो मिस हो गया या भूल गया, उसने बताया नहीं, और इस वजह से उसने पुलिस वालों को इतने घंटे तक घुमाया। लेकिन ज्वाइंट सीपी को उसका पूरा कार्ड और उसके पूरे जो हिस्ट्री शीट है उसको देख के ये उसके बारे में ये कमजोरी पता चली थी, और इसी कमजोरी का उन्होंने आखिर में फायदा उठाया। और जब वो उसके फेवरेट ब्रांड की सिगरेट लेकर वो पहुंचे उसके सामने, तो आखिरकार वो टूटा, और तब पता चला कि ये हमजा नहीं है, बल्कि ये मुंबई 93 ब्लास्ट का वो शख्स है जिसने बंदरगाह से, मुंबई के समंदर से सारे हथियार, RDX ठिकानों तक पहुंचाया था, और उसके लिए बाकायदा कस्टम ऑफिसर और पुलिस वालों को रिश्वत देने का काम भी इसी ने किया था। बाद में अबू सलीम, जैसा मैंने आपको बताया, कि गवाही हुई, फिर उसके बाद ये 10 में पकड़ा गया, 7 साल तक मुकदमा चला। 2017 में टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें इस फिरोज अब्दुल रशीद खान को
फांसी की सजा सुनाई गई है। और अब ऊपरी अदालत में जब इंसाफ होगा, ये अपील चुकी हुई है, तो अब ये फांसी की सजा बहाल रहती है या सजा कम होती है या क्या होता है, ये आने वाला वक्त में पता